हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। नेशनलिज्म बस देशभक्ति और देश प्रेम है और कुछ नहीं है। सिंपल है, देशभक्ति देश प्रेम जागरूक करने की हमको क्यों इच्छा है और क्यों किया हमने, क्योंकि पहले वहाँ मोनार्चियल गवर्नमेंट था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोनार्चियल गवर्नमेंट होता क्या है। तो मोनार्की एक सिंपल है, पहले किंग्स रूल होता था। इंडिया में भी किंग्स रूल होता था, जो राजा महाराजा रहते थे वो रूल करते थे। तो वैसे ही यूरोप में भी किंग्स रूल होता था। तो उसके लिए हुआ एक रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये सिर्फ फ्रांस में हुआ था, यूरोप के अंदर, क्योंकि इटली स्पेन सब आ जाता है, बट ये फ्रांस में हुआ था। तो ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि मोनार्ची से लोग उठ चुके थे और उनको वो राइट्स और वो लॉज में इक्वालिटी नहीं मिल रही थी जितनी उनको चाहिए थी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हुए थे उस टाइम पीरियड में, जिसका इम्पैक्ट उस टाइम पीरियड में तो हुआ और आज भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम उसमें, द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड द ले सिटीजनॉय द सिटीजन। तो सिंपल है, उन्हें एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया ला पैट्री, द फादरलैंड, जिससे लोगों को लगे कि हम अटैच है अपनी धरती से, अपनी जगह से, अपने एरिया से। एंड सेकंड था ले सिटीजनॉय, जिसका मतलब था वो सिटीजन्स को अपने साथ एक ग्रुप में फॉर्म करना चाहते थे जिससे उनका इम्पैक्ट ज्यादा हो। तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था? सिंपल है, इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए था क्योंकि लोगों को इक्वालिटी चाहिए थी। क्योंकि जो राजा महाराजा लोग रहते थे और जो बड़े अपर कास्ट लोग रहते थे, तो उनको उतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था। और इन रिलेटिव जो नीचे लोअर कास्ट लोग पीपल रहते थे और जो पीजेंट्स रहते थे, पीजेंट्स में आपको बता दूं, पीजेंट जो लोअर क्लास वर्कर रहते थे उनको पीजेंट्स कहा जाता था, जिनके पास कोई लैंड और कोई रिनोन और कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं रहती थी, तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए वो रिफॉर्म में ज्वाइन हुए। तो द आइडिया ऑफ ला पैट्री द लाइफ सिटीजन, इसमें सबसे ज्यादा पीजेंट्स लोग थे और द न्यू मिडिल क्लास वंस भी। इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड चेंज क्या हुआ? न्यू ट्राई कलर फ्लैग आया। न्यू ट्राई कलर फ्लैग, आपने फ्रांस का फ्लैग देखा होगा, अभी भी रेड व्हाइट एंड ब्लू है। तो सिंपल है, वो उस टाइम पीरियड का फ्लैग है। पहले वहाँ एरिया वाइज फ्लैग्स रहते थे, जैसे राजा महाराजा लोग के हर एरिया अकॉर्डिंग फ्लैग्स रहते थे, तो कोई पर्टिकुलर फ्लैग नहीं था वहां पे। तो सिंपल एक नया ट्राई कलर फ्लैग आया, जिससे लोगों को देशभक्ति और देश प्रेम और एकता की भावना मिली। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेशनल असेंबली रीनेम्ड और क्रिएटेड। तो हमें नेशनल असेंबली क्यों क्रिएट करनी पड़ गई? नेशनल असेंबली सिंपल था, वहां पे पहले कोई नेशनल असेंबली नहीं थी, किंग्स के लोग रूल करते थे। एक उसकी भी एक रिफॉर्म था, बट पर्टिकुलर नेशनल असेंबली नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो किंग के अंडर काम करती थी, वो किंग का सुनती थी। बट अभी ऐसी नेशनल असेंबली क्रिएट हुई, जो ग्रुप ऑफ पीपल था, जो कोई भी डिसीजन पे डिबेट करते थे और फिर जाके वो डिसीजन लेते थे। तो ये एक नया अच्छा रिफॉर्म आया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, न्यू हाइम्स थे कंपोज्ड। हाइम्स क्या है? हाइम सिंपल है, हाइम सॉन्ग्स है, एंथम्स है, देशभक्ति रिलेटेड। क्योंकि लोगों को जो पुराने सॉन्ग्स थे वो उसमें किंग की बढ़ाई की जाती थी, किंग का ज्यादा बताया जाता था, क्वीन का ज्यादा बताया जाता था, और जो उनके राज परिवार रहते थे उनकी वॉर्स और जो उनने लड़े, उन्हें सेक्रीफाइस किए, उसके बारे में ज्यादा बताया जाता था। बट हमें रिफॉर्म्स के लिए ये सब की जरूरत नहीं थी। हमें रिफॉर्म्स के लिए और जो हमारे रिवॉल्यूशन के लिए थी, लोगों को एकत्रित करना था और लोगों में भावना जगानी थी देश प्रेम की। तो इसीलिए हाइम्स अब उनके तरीके से कन्वर्ट की गई और उनके लिए अच्छे से डेवलप की गई। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूनिफॉर्म लॉ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यूनिफॉर्म राइट्स और यूनिफॉर्म लॉ में। यूनिफॉर्म राइट्स तो सिंपल है, किसी का हक है वो राइट्स, और जो लॉज है, लॉज की नजर में भी इक्वली ट्रीट किया नहीं जाता था लोगों को। क्योंकि जो अपर कास्ट लोग रहते थे तो उनको थोड़ी कम सजा दी जाती थी, उतना रिलेटिव उतना ज्यादा उनके लिए पर्टिकुलर बराबर से नहीं दी जाती थी सजा, जैसे पीजेंट्स लोग को दी जाती थी। पीजेंट लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो अब इक्वल राइट्स, रिफॉर्म्स के बाद इक्वल राइट्स है, इक्वल लॉज भी आ गए, तो अब बराबर ट्रीट किया जाता था। आप लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका एक लैंड ओन है या आप पीजेंट है, एक स्मॉल लेबर है, तो ये कोई मायने नहीं रखता था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर। तो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर की क्या इंपॉर्टेंस थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर पर्टिकुलरली हर जगह इक्वल होना चाहिए। पहले इक्वल नहीं था, एरिया वाइज बढ़ते जाता था या चेंज होते जाता था, कहीं किलोग्राम्स में, तो कहीं पाउंड्स में, तो कहीं आउंस में, उनका अलग अलग अपना अपना पर्टिकुलर वेट फॉर्म्स था। बट जैसे रिफॉर्म्स आया, रिवॉल्यूशन आया,
तो उन्हें पर्टिकुलरली एक वेट एंड मेजर डेवलप कर लिया जो हर जगह इक्वल रहेगा फ्रांस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थे और बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो रिफॉर्म्स में आए थे डेवलप होके, जिसका इम्पैक्ट आज भी पड़ता है। क्योंकि आपको ट्राई कलर फ्लैग वाला बताया मैंने, जो आज भी यूज हुआ जाता है, हाइंस भी आज भी यूज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है सिविल कोड 1804, नेपोलियन कोड भी इसे बोला जाता है। इसमें सिंपल क्या हुआ था कि वाटरलू की बैटल हुई थी, जिसमें नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स डेवलप किए थे, जो लोग थे वहां के असेंबली के लोग थे, उन पे कब्जा कर लिया था और उन्हें वो वाटरलू की बैटल जीत के, मोनार्चियल गवर्नमेंट तो पहले थी, फिर हमारी एक पार्शियल मोनार्चियल गवर्नमेंट आई, फिर अब नेपोलियन आ गया था, तो अभी डिक्टेटरशिप आने वाली थी। तो डिक्टेटरशिप आ गई थी क्योंकि नेपोलियन अब आ चुका था रूल में। तो सिंपल था, डिक्टेटरशिप के भी कुछ अलग से पॉइंट्स थे। सिंपल है कि डिक्टेटरशिप में सिर्फ नेपोलियन अपनी चलाता था, बट उसके भी कुछ फायदे थे, क्योंकि नेपोलियन ने अपने अंडर लोगों को रखा था जो उस टाइम के रिवॉल्यूशन के लोग थे, जिनको इंपॉर्टेंट पता था कि हमको क्या चेंजेस लाने, तो उनने भी हेल्प की नेपोलियन को। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या हुआ, उनने फ्री फ्रॉम मोनारियल ड्यूज कर दिया। मोनारियल ड्यूज सिंपल है, मोनार्ची के टाइम में जो ड्यूज थे उनके, जो भी उनका लेन देन हुआ था और जो भी उनका रह गया था किंग्स को वापस करना या उनकी डिनेस्टी को वापस करना, वो उसने माफ कर दिया था, क्योंकि वो लोगों के नजरिए में अच्छी इमेज बनाना चाहता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो वहां के असेंबली के लोग ने उसको पॉइंट दिया था कि ये आप कीजिए तो ये अच्छा हो जाएगा, तो उसने किया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, आप सिंपल गुड्स ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ले जाना यहाँ से वहां बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि रोड्स अच्छे डेवलप हो गए थे और फिर अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीन्स बहुत अच्छे डेवलप हो गए थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं बुलक कार्ड्स और गाड़ी घोड़ा, अलग अलग सिंपल चीज थी वहां पे। तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हुए, क्योंकि उस टाइम में तो टेलीफोन फोन वगैरह तो होता नहीं था। उस टाइम होते थे लेटर एंड लेटर हेड्स। ये सिंपल है, एक स्टैम्प से चलते थे, जो पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस बिलोंग करते थे। अलग अलग पोस्ट ऑफिस के अलग अलग यूनिक कोड रहते थे। तो ये उस टाइम बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं था। तो पोस्ट कार्ड्स डेवलप हुए, वहां के पोस्ट ऑफिस डेवलप हुए, जो इधर से उधर अलग अलग लेटर्स लेके जाते थे। तो ये उस टाइम एरा में डेवलप हुआ था। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर नेपोलियन। तो मैंने जैसे आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, तो वो पुराने रिवॉल्यूशन वाले लोग थे जो नेशनल असेंबली में पहले ही से थे। तो नेपोलियन ने इनको अपने अंडर ले लिया, जो कि अच्छी बात थी, क्योंकि ये नई नई चीजें उसको बताते थे और ये अपने राइट्स भी इंप्लीमेंट करते थे नेपोलियन के थ्रू, क्योंकि वो सुनता था ये लोग की और इनको मान्यता देता था। सिंपल है। फिर हम इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो ये सब चीजों पे इंपैक्ट डालते थे। डिक्टेटरशिप, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो एक डिक्टेटर था तो डिक्टेटरशिप करता ही था। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि वो अपनी चलाता था, लोगों की सुनता नहीं था। बट थोड़ा बहुत जैसे कि असेंबली का प्रभाव था उस पर, बट एट द लास्ट जो वो बोलेगा तो वही होना है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इंक्रीज इन टैक्सेस। तो सिंपल है, टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि उसको अपनी बैटल से उसकी आनी हुई थी, जो जितना भी उसका खजाना था वो सब बैटल में चल गया था, तो उसको इंप्रूव करना था और टैक्सेस बढ़ा के ये सब वो अपना रिगेन कर सकता था, तो उसने टैक्सेस बढ़ाए। फिर जो लास्ट है रिस्ट्रिक्शंस बहुत डेवलप हो गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपका ये राइट नहीं बनता है, आप इधर से बिलोंग करते हो तो आप इधर नहीं रह सकते, आप ये कास्ट से बिलोंग करते हो तो ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत चीज थी। तो ये हुआ, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल्स में।